समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक में आपका पुनः स्वागत है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं लोचपूर्ण विनिमय दर, जिसे कि परिवर्तनशील विनिमय दर के नाम से भी जाना जाता है या जिसको नम्य विनिमय दर कहते हैं। इसमें परिवर्तन कैसे होता है। दूसरा, इसी में हम पढ़ेंगे यदि विनिमय दर में परिवर्तन होता है तो किसी देश के निर्यात पर, किसी देश के एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में कौन सी विनिमय दर प्रणाली अपनाई जाती है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, अर्थात जो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, उसमें हमने जाना था कि लोचपूर्ण विनिमय दर किसे कहते हैं और इस दर का निर्धारण कैसे होता है। तो एक बार पुनः याद दिला देते हैं कि लोचपूर्ण जो विनिमय दर होती है, इसका निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में, विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात इस विनिमय दर में दो करेंसियों के बीच की विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियां स्वयं करती है। एक शक्ति होती है मांग और दूसरी शक्ति होती है पूर्ति। तो जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है अपने आप, तो वहां पर एक संतुलित विनिमय दर का निर्धारण होता है। सरकार इस दर को मेंटेन नहीं करती है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र विनिमय दर प्रणाली होती है जो कि पूर्णतः बाजार पर आधारित होती है। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं कि लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है और उसका डायग्राम किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक बोल्ड पे लिखा हुआ है कि लोचपूर्ण विनिमय दर में परिवर्तन। कि जो लोचपूर्ण विनिमय दर है उसमें परिवर्तन कैसे होता है। तो हम यहाँ पे एक कारक मान लेंगे, एक तत्व मान लेंगे कि विनिमय दर कैसे बदलती है। ओके, और इसी में हम पढ़ेंगे कि यदि विनिमय दर चेंज होती है तो किसी देश के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसी में हम पढ़ेंगे कि भारत किस विनिमय दर प्रणाली को अपनाता है। ओके, तो हम पहले डायग्राम पर नजर डाल लेते हैं। डायग्राम बिल्कुल क्या है, रेडी है। दो डायग्राम, एक ये है एक वाला और दूसरा वाला डायग्राम यहाँ पर बने हुए हैं, और इसको समझने की कोशिश करनी है। यदि ये चीज आपकी समझ में आ गई तो आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। दूसरा, डायग्राम के बारे में जानकारी इकोनॉमिक्स के अंदर हमें होनी बहुत ही अनिवार्य है, तभी जाके हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से इस डायग्राम को तैयार करना है और किस प्रकार से इसकी व्याख्या करनी है, इसको एक्सप्लेन किस प्रकार से करना है, किस संदर्भ में, कि लोचपूर्ण विनिमय दर में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। नीचे पे लिखेंगे यूएस डॉलर की संख्या, यानी कि डॉलरों की संख्या इस पे लिखी जाएगी। ठीक है जी। और जो वाई अक्ष है यहाँ पे लिखेंगे डॉलर और रुपए की विनिमय दर। ये जो चिन्ह है ये डॉलर का है और ये भारत रुपए का चिन्ह है। ओके, तो दो देशों की विनिमय दर की बात हम कर रहे हैं कि अर्थात एक रुपया और उधर एक अमेरिकन डॉलर, दोनों को खरीदने के लिए कितने कितने की जरूरत पड़ेगी। ओके जी। माना कि वर्तमान में हम बात कर लें कि यदि एक अमेरिकन डॉलर किसी भारतीय को खरीदना है तो सपोज कर लेते हैं कि उसको 84 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि एक भारतीय को यदि $1 परचेज करना है तो उसको कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, 84 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। और इसके अपोजिट यदि अमेरिका वाले को रुपए खरीदना है तो वो $1 में 84 रुपए खरीद सकता है। तो इस प्रकार से दो देशों की मुद्राओं के बीच की यह विनिमय दर होती है, जिस दर पर एक मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा को खरीद सकती है, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की करेंसी को परचेज कर सकती है। यही होती है विनिमय दर। अब करना क्या, नाव देखिए, एक डीडी कर्व आपने ड्रॉ करना है सीधे, और यहां से एक पूर्ति वक्र आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से ये डिमांड जो कर्व है डीडी, और जो ये एस एस है ये अमेरिकन डॉलर की मांग और पूर्ति के वक्र है। अर्थात ये अमेरिकन डॉलर का मांग वक्र और ये अमेरिकन डॉलर का पूर्ति वक्र है, इसलिए यहाँ पर एस लिखा है। सप्लाई डी फॉर होता है डिमांड। दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इस बिंदु पर यहाँ पर लिखा जाएगा ई। ओके जी। और यहाँ से इधर मिलाना है तो यहाँ पे लिखा मेरा आर। ओके जी। और इधर इसको नीचे लाना है, यहाँ पे लिख देना है क्यू।
अब क्या व्याख्या करनी है इसकी, क्योंकि इसको तो पहले हमने बनाना ही बनाना है। तो ये क्या बतला रहा है कि जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई था, डी इज इक्वल टू एस लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि अमेरिकन डॉलर की मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होगी वहां पर एक संतुलित विनिमय दर खुली अर्थव्यवस्था में तय होगी। ओके जी। और इसमें दो शक्तियां कौन कौन सी है, एक है मांग पक्ष और एक है पूर्ति पक्ष। तो दोनों जो कर्व हैं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, ई बिंदु पर काट रहे हैं, जहां पर डॉलर की संख्या अर्थात डॉलर की मांग और पूर्ति क्या है, यहां पर लिखना है ओरिजिन हो गया है। ठीक है जी। तो ओ से लेकर क्यू है। ठीक है। तो ऐसे में विनिमय दर निर्धारित होती है ओ आर। ठीक है जी। ये तो हो गई लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण। अभी परिवर्तन नहीं बताया इसमें। ठीक है। संख्या में मान लेते हैं कि यहाँ पर विनिमय दर कितनी है, अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है $1 बराबर 82 रुपया। अर्थात एक भारतीय को, एक इंडियन जैसे हम लोग हैं, हमको अमेरिका जाना है तो हमें कितने रुपए देकर उदाहरण के तौर पर $1 मिल सकता है। तो एक भारतीय को क्या करना पड़ेगा, 82 रुपए देना पड़ेगा, तब जाके उसको $1 मिलेगा। ओके जी। या अमेरिका वाले को रुपया चाहिए तो अमेरिकन $1 देगा, अमेरिका का आदमी ₹1 देकर 82 रुपए परचेज कर सकता है। इस प्रकार से ये हो गई एक संतुलित विनिमय दर स्टार्ट में। ठीक है जी। तो इतना काम तो आपने पहले करना है। ये क्या है, संतुलन का बिंदु है कि जहां पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र अमेरिका के डॉलर की, ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर एक संतुलित विनिमय दर निर्धारित होती है और वो दर निर्धारित होती है ओ से लेकर आर। अब बात आती है कि विनिमय दर में परिवर्तन, कि विनिमय दर बदल जाती है। तो इसमें बता देते हैं पुनः आपको कि जो ये लोचदार विनिमय दर है, इस दर का जो निर्धारण है वो बाजार पर छोड़ दिया गया है। इसमें सरकार या देश का केंद्रीय बैंक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि विनिमय दर $1 82 तो 82 ही रहेगी, और यदि कम होती है तो भी अपने आप होगी, और यदि बढ़ेगी भी तो अपने आप ही बढ़ेगी। गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, देश का जो केंद्रीय बैंक है, वह इस विनिमय दर को बनाने में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है जी। ये अपना आप क्या होती है, बाजार में डॉलर की मांग और डॉलर की पूर्ति की शक्तियों के द्वारा स्वतः निर्धारित होती है। अब देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको कि विनिमय दर में परिवर्तन। अब विनिमय दर में परिवर्तन कैसे होता है, एक उदाहरण समझते हैं, या एक उदाहरण लेकर बात करते हैं कि अमेरिका में क्या होता है, लोगों की आय बढ़ जाती है। देखो आय कहाँ बढ़ रही है, अमेरिका में लोगों की आय बढ़ जाती है, और माना बात वो आय बढ़ जाती है 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर। यहाँ पे 2 लिखा है, ये डॉलर का चिन्ह है, बी फॉर बिलियन। इसका अर्थ हुआ $2 अरब आय जो है वो अमेरिका के लोगों की बढ़ जाती है। अरे भैया काहे को बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ती है कि अर्थव्यवस्था में वहां पर बूम आ जाता है, अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है और लोगों की आय बढ़ जाती है। तो मीन्स लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, किसी का रोजगार तेजी से चलेगा, किसी का बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। और मैंने उदाहरण के लिए लिया कि आय बढ़ गई $2 अरब। कितनी बढ़ी, $2 अरब। अब देखिए $2 अरब उनकी आय बढ़ती है, और वो क्या करते हैं, इस $2 अरब से वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, और भारत से। कहां से खरीदना चाहते हैं, भारत से। तो ऐसी स्थिति में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, अर्थात वो भारतीय वस्तुओं को खरीदेंगे तो निश्चित बात है कि भारत की वस्तुओं की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो भारत से जो वस्तुएं हैं निर्यात कहाँ की जाएंगी, अमेरिका को की जाएंगी। लेकिन बात क्या है कि जो $2 बिलियन हैं वो कहाँ आएंगे, वो भारत में आएंगे। कहाँ से, अमेरिका से, क्योंकि उन्होंने तो सामान खरीदना है, किस देश से खरीदना है, भारत से खरीदना है। तो $2 बिलियन या 2 बिलियन अरब पूंजी का जो प्रवाह है या धन है वो भारत में आएगा, यह भारतीय व्यापारियों को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे डॉलर की आपूर्ति बढ़ जाएगी, डॉलर की सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। डॉलर की पूर्ति कितनी बढ़ जाएगी, उदाहरण के लिए मान लिया कि $2 अरब बढ़ जाएगी। और जिस देश में क्या होगा, बाहर से डॉलर आएगा, तो जहां आएगा तो उस देश की मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जहां जो देश दे रहा है, जैसे अमेरिका दे रहा है, तो उस देश की मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी। ओके, अब इसको कैसे समझते हैं, यहां पर देखिए करना क्या है
यहाँ से कुछ दूरी पर है, ये डिमांड कर्व है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए। आप एक सीधी रेखा खींचे जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई होगी, इससे कुछ दूरी पर, जिससे कि हमारा डायग्राम सुंदर बन जाए। और इस पर लिख देंगे आप एस डैश एस डैश। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा पहला वाला जो सप्लाई का कर्व है अमेरिकन डॉलर का, ये वाला है, ठीक है। आपूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र ये है। तो जब क्या होगा, डॉलर की पूर्ति बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में ई पॉइंट से दाईं ओर क्या होगा, डॉलर का जो पूर्ति वक्र है वो खिसक जाएगा, ठीक है जी। इसलिए हमें यहाँ से एक दूसरा कर्व बनाना पड़ेगा। ओके, जैसे हमारा बना रखा है इस हिसाब बना लेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये इधर की तरफ खिसकेगा। कौन खिसकेगा, डॉलर का पूर्ति वक्र। पहला है एस एस और दूसरा बन जाएगा एस डैश एस डैश। जो क्या बतला रहा है, जो ये बतला रहा है कि बाजार में या विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर की पूर्ति बढ़ चुकी है, ठीक है जी। तो डॉलर की पूर्ति बढ़ गई है तो अगली विनिमय दर कैसे निर्धारित होगी, क्योंकि देखिए आप यहाँ डॉलर की जैसे आपूर्ति बढ़ी तो विनिमय दर भी बदल जाएगी। अब देखो विनिमय दर कहाँ पर निर्धारित होगी कि जहां पर ये एस डैश जो कर्व है इस डी कर्व को काटेगा। अब देखो जहां एक दूसरे को यहाँ पर इन्होंने काटा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई अमेरिकन डॉलर की बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने E1 लिखना है। तो पहला संतुलन का बिंदु था E, दूसरा हो गया E1, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में देखिए पहले यहां से लेकर यहां तक ओ क्यू क्या थी, अमेरिकन डॉलर की मांग और पूर्ति ओ क्यू पर हुई थी बराबर ई पॉइंट पर, ठीक है। अब कहां पर होगी, ये यहां से बढ़ जाएगी, क्यू से लेकर Q1 अर्थात यहाँ एरो बना रखा है यहां तक बढ़ जाएगी। तो नई विनिमय दर क्या बनेगी, नई विनिमय दर OR1 बन जाएगी। इट मीन्स हुआ कि विनिमय दर क्या हो जाएगी, OR से घटकर OR1 हो जाएगी। अर्थात विनिमय दर यहाँ से नीचे एरो बना रखा है, तो यहाँ पहले ई था तो E1 संतुलन का बिंदु है, तो विनिमय दर OR से घटकर OR1 हो गया, अर्थात इतने से नीचे गिर चुकी है, यहां देखना है। ओके जी, विनिमय दर क्या हो गई है, घट गई है। क्यों घटी विनिमय दर अमेरिकन डॉलर और भारतीय रुपए के बीच की, क्यों घटी, इसलिए घटी क्योंकि अमेरिकन डॉलर की सप्लाई अर्थात पूर्ति बढ़ चुकी है। जब भी किसी वस्तु की क्या होती है, पूर्ति बढ़ती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, तो उसकी कीमत गिर जाती है, उसकी कीमत गिर जाती है, उसका मूल्य घट जाता है। तो यहाँ पर देखें, पहला तो मैंने ये बताया था कि एक अमेरिकन डॉलर बराबर 82 रुपया, लेकिन जैसे ही अमेरिकन डॉलर की पूर्ति बढ़ी बाजार में, वैसे ही विनिमय दर भारतीय रुपये और अमेरिकन डॉलर के बीच घट गई है, इसलिए एरो बना रखा, ठीक है जी। तो यहाँ ऊपर है, ये नीचे आ गया। ओके, अब मैंने मान लिया कि $1 बराबर 70 रुपये। इट मीन्स हुआ कि अब 70 रुपये देकर $1 खरीदा जा सकता है या $1 देकर 70 रुपये खरीदे जा सकते हैं। और पहले क्या करना पड़ रहा था, $1 खरीदने के लिए भारतीयों को 82 रुपये देना पड़ रहा था। तो 82 से घटकर उदाहरण के तौर पर E1 पॉइंट पर वो आर जो बन गया वो 70 रुपये बन गया, ठीक है। अब 70 रुपये देने पड़ेंगे, तो भारतीयों को कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 82 में से 70 घटाए 12 रुपये कम देने पड़ेंगे $1 को परचेज करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, डॉलर की जो विनिमय दर है वो घटी है, क्योंकि डॉलर क्या हुआ है, सस्ता हुआ है और पहले की तुलना में जो रुपया है वो महंगा हुआ है। तो यहाँ पर डॉलर के मूल्य में ह्रास हुआ है, ठीक है जी। जैसे ही क्या हुआ, डॉलर की सप्लाई बढ़ी तो डॉलर के मूल्य में ह्रास हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, जबकि रुपए के मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। रुपए के मूल्य में क्या हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से विनिमय दर अपने आप क्या हो गई, चेंज हो गई। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही विनिमय दर चेंज हो गई है, ठीक है, हमने आपको यहाँ पे बतला दिया। अब सीधी सीधी पहले बात हमने बता दी है कि आपको, कि यहाँ पर मेरा लिखा हुआ भी है, इसको देख लेते हैं कि यदि अमेरिकन लोगों की आय में वृद्धि होती है, तो हमने बात कर दी है कि अमेरिकन लोगों की आय बढ़ी, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, और वो $2 अरब बढ़ी। उदाहरण के लिए तो क्या होगा, अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है, अमेरिका वाले भारतीय वस्तुओं को खरीदेंगे तो भारत का निर्यात बढ़ेंगे, भारत के निर्यात बढ़ेंगे, अर्थात भारतीय वस्तुएं कहाँ जाएंगी, अमेरिका में जाएंगी। अमेरिका वाले लोग उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, उपभोग करेंगे। अगला क्या होगा, विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि डॉलर की आपूर्ति इधर से खिसक कर एस से एस डैश हो गई है, क्योंकि आपूर्ति
बढ़ जाएगी। डॉलर की आपूर्ति बढ़ने से डॉलर सस्ता, अर्थात सस्ता होने का अर्थ है कि डॉलर का मूल्य घट जाएगा। जैसे 1 डॉलर बराबर 70 रुपया हो गया। अगला क्या हुआ, जबकि रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी, क्योंकि पहले 1 डॉलर 82 रुपए का था। जब विनिमय दर घटी तो 1 डॉलर कितने का हो गया, अब आसानी से 70 रुपए में मिल सकता है। ओके जी। तो डॉलर की आपूर्ति बढ़ने से डॉलर का आपूर्ति वक्र या सप्लाई कर्व दाईं ओर विवर्तित होगा। अर्थात ये किस तरफ शिफ्ट हुआ, विवर्तित होना मीन्स इधर मेरा बायां हाथ है तो ये दाईं हाथ की तरफ विवर्तित हो गया है। ठीक है, और विवर्तित होने के बाद एक नई विनिमय दर का निर्धारण हुआ है और वो विनिमय दर निर्धारित हुई है O से R। तो इस प्रकार से आपने इसका एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो एक बार पुनः बता देते बनाना कैसा है, एक कर्व इधर खींचना है, एक कर्व इधर खींचना है। ओके जी, जहां पर एक दूसरे को काटेंगे इसको यहां मिलाना है, इसको नीचे करना है, यहाँ पे Q लिखना है, यहाँ पर R लिखना है। ओके जी, तो पहली विनिमय दर क्या होगी, भारतीय रुपये और डॉलर के बीच OR। उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं 1 अमेरिकन डॉलर बराबर 82 रुपया हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्रम में क्या करना है कि पूर्ति बड़ी है अमेरिकन डॉलर की, क्योंकि वो भारत से क्या करना चाहते हैं, सामान को खरीदना चाहते हैं। तो अमेरिकन डॉलर भारत की तरफ आएगा, भारतीयों के पास डॉलर आएगा, तो बाजार में क्या होगा कि डॉलर की आपूर्ति बढ़ेगी, अर्थात 2 अरब डॉलर अतिरिक्त बाजार में आ जाएंगे। तो उसको दिखाने के लिए एक आपूर्ति वक्र दाईं तरफ बनाना है और कुछ नहीं करना है। ओके जी, तो इसमें कोई गणितीय सवाल तो है नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ पर इसने इसको काटा, डिमांड कर्व वही रहेगा, केवल सप्लाई में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो इसके लिए हम इधर इसको मिलाएंगे तो OR एक घटी हुई विनिमय दर है, क्योंकि विनिमय दर परिवर्तित हो गई है, चेंज हो गई है। ओके जी, कैसे हुई चेंज, 1 डॉलर 82 रुपये, अब यहाँ से लेकर इतनी हुई तो हमने एक घटी हुई है तो इसको लिख दिया हमने 1 अमेरिकन डॉलर बराबर 70 रुपये। पहले हमें 82 रुपये में डॉलर मिल रहा था, अब 70 रुपये में मिल रहा है, अर्थात 12 रुपये सस्ता हो गया है। तो डॉलर का मूल्य क्या हुआ, घटा हुआ है, जिसे मूल्य ह्रास कहते हैं। जबकि भारतीय रुपये का मूल्य बढ़ा है, अर्थात उसके मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस प्रकार से देखिए, तो कुल मिलाकर भारत का निर्यात बढ़ा है। क्या है, जैसे एक्सचेंज रेट परिवर्तित हुआ, ऐसे ही इस उदाहरण में भारत का निर्यात बढ़ा। ये एरो ऊपर लगा रखा है, इसलिए लगा रखा है कि भारत का निर्यात बढ़ा है। तो आयात किसका बढ़ा है भैया, तो जब हम भारत वाला निर्यात करेगा कहाँ को, अमेरिका को, जो भारत वाला अमेरिका को क्या करेगा, निर्यात करेगा, तो यही अमेरिका के लिए क्या होगा, आयात होगा। तो भारतीय निर्यात जब होगा तो भारतीयों को फायदा होगा। तो देखो अमेरिका वालों की आय बढ़ी और फायदा कहाँ हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। ठीक है जी, अमेरिका वालों को तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि उनके या उनको वस्तुएं मिलेंगी तो भारत वालों को भी फायदा होता है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड से भी क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था में फायदा होता है, इसीलिए व्यापार भी किया जाता है। ये वाला डायग्राम पहला हुआ। दूसरा डायग्राम देखिए, इसमें तो पूर्ति बढ़ी, डॉलर की पूर्ति बढ़ी। तो इस डायग्राम का दूसरा जो डायग्राम बना रखा है ये सेम उल्टा है। ठीक है, पहले वाले का उल्टा है। उल्टे में क्या होता है कि पहले हमने बात की कि अमेरिकन लोगों की आय बढ़ी। अब यहां पर उदाहरण लेते हैं कि भारत के लोगों की आय बढ़ती है, भारत के लोगों की आय बढ़ती है 2 अरब डॉलर, उदाहरण के तौर पे कि 2 अरब डॉलर भारतीय लोगों की आय बढ़ती है, पैसा आता है, लोगों के पास रोजगार आता है, उनका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलता है। तो ऐसी स्थिति में उनको वस्तुओं की जरूरत पड़ती है और वस्तुएं भारत में नहीं है, और वो वस्तुएं भारत कहाँ से खरीदना चाहता है, अमेरिका से खरीदना चाहता है। कहाँ से खरीदना चाहता है, अमेरिका से खरीदना चाहता है। तो जैसे भारतीय लोगों की आय बढ़ी 2 अरब डॉलर ही मान लेते हैं, ठीक है जी, तो रुपये में तो कहीं अधिक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में डॉलर की मांग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, डॉलर की मांग बढ़ेगी। ओके जी, और जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो डॉलर का जो पूर्ति वक्र है वो दाईं तरफ विवर्तित होगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में विनिमय दर क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो घटी हुई थी लेकिन वहां पर उल्टा होगा, वहां पर बढ़ी हुई बनेगी। तो इसमें करना क्या है, सेम पहले जैसे अभी पहले वाले में बताया था ऐसा ही करना है। यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है पहली विनिमय दर, ठीक है, जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटा इन्होंने ई पॉइंट पर, सेम पहले की तरह है। यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर उल्टा कर दिया कि संतुलित विनिमय दर पहली स्थिति में 1 अमेरिकन डॉलर बराबर 70 रुपया है। यदि भारतीयों की आय बढ़ती है, ओके, तो उदाहरण के लिए कह दिया अमेरिका में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। कितनी आय बढ़ी भारतीयों की, 2 अरब डॉलर बढ़ेगी, 2 अरब डॉलर बढ़ी। तो ऐसे स्थिति में भारतीय क्या करेंगे, डॉलर की डिमांड करेंगे।
क्योंकि भारत में तो रुपया चलता है। भारत में क्या चलता है, मैं तो डॉलर बोल रहा हूँ उदाहरण के लिए, ठीक है, सरलीकरण के लिए। तो भारत में यदि 2 अरब डॉलर क्या होती है, लोगों की आय बढ़ती है, तो वह क्या करेंगे, इस आय से अमेरिकन वस्तुओं को खरीदेंगे, क्यों, ये वस्तु भारत में नहीं है, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, भारतीय जो पेमेंट करेंगे अमेरिका वालों को, वो रुपए में करेंगे। किसमें करेंगे, रुपए में करेंगे। अरे ना भैया, अमेरिका में रुपए नहीं चलने वाला, अमेरिका में डॉलर ही चलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, डॉलर, रुपए देकर डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में डॉलर की मांग बढ़ेगी कि भारत वाले क्या करेंगे कि 2 अरब डॉलर, यानी मान लीजिए कि 2 अरब रुपए उनकी आय बढ़ती है, तो 2 अरब रुपए को डॉलर में चेंज करना पड़ेगा। तो इतने डॉलर को हमें परचेज करना पड़ेगा, अब जितना मिलता है, ठीक है, तो इतना परचेज करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो आपने क्या करना है, चुपचाप करके इससे कुछ दूरी पर, ठीक है, एक पॉइंट लेकर एक रेखा और ड्रॉ करनी है, इसमें लिखना डी डैश डी डैश। इसका अर्थ हुआ कि पहला डिमांड कर्व ये है और दूसरा डिमांड कर्व ये है। तो ये बतला रहा है कि यहां से लेकर इधर एरो बना रखा है, इधर से एरो बना रखा है, तो डिमांड बढ़कर अमेरिकन डॉलर की डी डैश हो गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मांग जो वक्र है वह दाईं तरफ क्या हो गया है, विवर्तित हो गया है, शिफ्ट हो गया है, खिसक गया है। तो फिर क्या होगा, सप्लाई का कर्व वही रहेगा, डिमांड कर्व यहाँ गया, इसने यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे लिख देंगे E1, अर्थात यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं। तो ठीक है, यहाँ पर डॉलर की मांग और पूर्ति, ये तो संतुलन का बिंदु हो गया। तो यहाँ पर दिख रखा है OQ डॉलर की संख्या है, ओके, जहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं, डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, उसका बिंदु ये है E1। तो एक्सचेंज रेट देखे, पहले यहाँ से लेकर यहाँ था इस पॉइंट पर, जैसे ही डॉलर की मांग बढ़ी, ठीक है जी, संतुलन का बिंदु E1 हुआ और विनिमय दर OR से बढ़कर OR1 हो गई, इसलिए एरो बना रखा है। तो विनिमय दर पहले यहाँ थी, यहाँ चली गई, पढ़ना यहाँ है, इतना बढ़ गया, एरो हमने बना दिया। उदाहरण के लिए हमने क्या क्या बना दिया, ये एरो बना दिया, इतना बढ़ चुका है, ठीक है जी। तो बढ़ने का अर्थ अब क्या पड़ रहा है, पहले थी $1 बराबर 70 रुपये, लेकिन अमेरिकन डॉलर की मांग भारतीयों द्वारा की गई। तो मांग बढ़ने से क्या होता है, जब भी डॉलर की मांग बढ़ेगी, किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि डॉलर की जो कीमत है, जो पहले $1 था 70 रुपये की विनिमय दर थी दोनों देशों के बीच, अब क्या हो गया है, जब बढ़ गई है तो $1 खरीदने के लिए भारतीयों को 82 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। 82 रुपये दो और $1 लो, ओके जी। तो इस प्रकार से जैसे ही भारतीय लोगों की आय बढ़ी, भारत वालों ने अमेरिका से 2 अरब रुपये की वस्तुएं मंगाई। तो ऐसी स्थिति में 2 अरब डॉलर की मांग होगी और ऐसी स्थिति में ये वक्र इधर गया। तो ऐसी स्थिति में अगला क्या हुआ कि विनिमय दर बढ़ गई, अर्थात अमेरिकन डॉलर क्या हो गया, भारतीय रुपए की तुलना में महंगा हो गया, ठीक है जी। कितना रुपये महंगा हुआ, 12 रुपये, क्योंकि 82 में से 70 घटा दीजिए, तो 12 रुपये महंगा हो गया है। तो ये है कि जब भारतीय लोगों की आय बढ़ती है, ठीक है, ऐसे में क्या हुआ कि अमेरिकन वस्तुओं की मांग बढ़ी, तो अमेरिका का निर्यात बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर अमेरिका का निर्यात बढ़ेगा, ठीक है जी। और भारत का क्या बढ़ेगा, आयात, क्योंकि जो निर्यातित वस्तुएं हैं अमेरिका से जो भारत मंगा रहा है, ठीक है जी, वो भारत के लिए आयात हो गया, लेकिन अमेरिका वालों के लिए वो निर्यात हो गया। तो पहला वाला ये वाला जो डायग्राम है, इसका ठीक उल्टा डायग्राम ये है। इसमें आपूर्ति वक्र के द्वारा दिखाया गया है किस प्रकार से विनिमय दर में परिवर्तन हुआ स्वतः ही। अब कैसे हुआ हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर भी हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से विनिमय दर बढ़ गई है, यहाँ पर घटी है, ठीक है जी, यहाँ पे घटी है नीचे की तरफ, 82 रुपये से 70 पे आई है, यहाँ 70 से 82 रुपये की पर गई है। तो इस प्रकार से आप इस डायग्राम को आसानी से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पर डॉलर की पूर्ति कितनी बड़ी है, इसको ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। यहाँ से ये रेखा सीधे आगे खींचनी है, तो ई से लेकर एम पॉइंट तक, क्योंकि सप्लाई का कर्व है, तो ई से लेकर एम तक यहाँ पर डॉलर की मांग बढ़ी है, क्योंकि आप मांग पक्ष की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ई से लेकर, ठीक है, टी तक क्या है, डॉलर की पूर्ति बढ़ी है। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे ही डॉलर की पूर्ति बढ़ती है तो विनिमय दर घटती है। इधर हमने देखा जैसे ही डॉलर की मांग बढ़ती है तो विनिमय दर बढ़ती है। तो यहाँ पर विनिमय दर किसकी बढ़ी, डॉलर की बढ़ी, विनिमय दर
डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई है, जबकि रुपये के मूल्य में क्या हुआ, कमी हुई है, जिसे ह्रास के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिकन डॉलर क्या हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है, और जो इंडियन रुपीज है वो डिप्रिशिएट हुआ है या उसके मूल्य में ह्रास हुआ है। तो कुल मिलाकर ये तो हमने देख लिया कि विनिमय दर में परिवर्तन कैसे हुआ है। तो हमने देख लिया कि आय में वृद्धि होने से। अगला है, भारत किस विनिमय दर प्रणाली को अपनाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में चलती है प्रबंधित विनिमय दर, या जिसको कि प्रबंधित तीरती विनिमय दर के नाम से जानती है। तीरती या तैरती हुई विनिमय दर है ये, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जैसे मैं बतला रहा था कि भारत में जो विनिमय दर प्रणाली चलती है वो चलती है प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। अब इस प्रकार की प्रणाली क्यों चलानी पड़ती है आरबीआई को, कि भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करना क्यों पड़ता है? हर समय नहीं करता है, जब लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि भारतीय रुपए की विनिमय दर बहुत नीचे गिर गई है, अर्थात भारतीय रुपया बहुत सस्ता हो गया, कौड़ियों के भाव बिकने लग गया है, तो ऐसी स्थिति में वह इस गिरती हुई विनिमय दर को संभालने का काम करेगा। किस प्रकार से करेगा, इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। माना बात, एक अमेरिकन डॉलर और भारतीय रुपये की विनिमय दर 70 रुपये है। 70 रुपये में $1 खरीदा जा सकता है, $1 वाला 70 रुपये प्राप्त कर सकता है। अब क्या हुआ कि जैसे विदेशी निवेशक है, अमेरिका के लोग हैं मान लीजिए, और उन्होंने भारत के शेयर बाजार में भारत की सरकार के बॉन्ड खरीद रखे हैं, और उनको लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होने वाली है, तो इससे हमें घाटा होगा, क्योंकि लड़ाई चलेगी भैया तो उस टाइम तो काम होगा नहीं है। तो जो हमने रिटर्न वापस मिलने की आशा की थी कि हमें हाई रिटर्न मिलेगा, उच्च लाभ मिलेगा, वो तो मिलने वाला नहीं है, घाटा हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, तुरंत अपना डॉलर निकालना शुरू कर देंगे। तो अचानक बाजार से डॉलर निकालना जो शुरू करेंगे तो डॉलर की मांग बढ़ेगी। क्या होगी, डॉलर की मांग बढ़ेगी, और रुपए की मांग क्या होगी, घटेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि $1 जो है वह 200 रुपए का हो जाएगा। इट मीन्स होगा, देखिए कि पहले 70 रुपए में $1 मिल रहा था, अब 200 रुपए में $1 मिलेगा, क्योंकि डॉलर की मांग ज्यादा बढ़ गई है, तो रुपए की वैल्यू घट गई है। तो अब ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करेगा, अर्थात अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर को बेचना शुरू करेगा, जिससे कि लोग क्या करें कि जो डॉलर खरीदने पे लगे हैं, लाभ मेरे डॉलर दे, मेरे डॉलर दे, ठीक है। तो जब वो आपूर्ति बढ़ेगी डॉलर की बाजार में, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे विनिमय दर संभलते हुए पूर्व अपने स्तर पर पहुंच जाएगी। ओके, ऐसे इस अर्थात जब लोग डॉलर निकालना शुरू कर देते हैं, डॉलर की ज्यादा डिमांड हो जाती है, बाजार में डॉलर की कमी हो जाती है, तो ऐसे में रुपए की विनिमय दर अर्थात रुपए का मूल्य बहुत घट जाता है, रुपया कौड़ियों के भाव क्या होता है, बिकने लगता है। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक क्या करता है, उस डॉलर की आपूर्ति अपने पास जो उसके पास रिजर्व है उसको बेचकर करता है, जिससे बाजार में आपूर्ति बढ़ती है डॉलर की। तो वैसे ही क्या होता है, रुपए की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, और बढ़कर मान लीजिए वो $1 बराबर 70 रुपए हो जाती है। ओके, ये तो गिरने वाले की बात है। अगली बात करते हैं कि $1 बराबर 20 रुपए, ठीक है। पहले था $1 था 70, अर्थात 70 रुपए में $1 खरीदा जा सकता है। अब क्या हुआ, रुपया बहुत तगड़ा हो गया, रुपए का बहुत वैल्यू बढ़ गया है, और 20 रुपए में अब $1 मिल रहा है, अर्थात 20 रुपए दो और $1 खरीद लो। ये अमेरिका वाला $1 देके 20 रुपए खरीदेगा, जबकि पहले वो $1 देके 70 रुपए खरीद रहा था। भारतीय मुद्रा बहुत स्ट्रांग हुई है, भारतीय मुद्रा क्या हो गई, बहुत मजबूत हो गई है। तो मजबूत होना भी क्या है, हानिकारक है। इससे क्या होगा कि भारत में वस्तुओं का जो होगा वह आयात बढ़ेगा, क्योंकि यहां से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा तो विदेशों में लोग क्यों खरीदेंगे, तो भारत के निर्यात घटेंगे, ठीक है, और आयात बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक क्या करेगा कि अपना जो, अब क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रांग क्यों हुआ है, यहाँ पर रुपए की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए मजबूत हुआ है, रुपए की डिमांड बढ़ी है, ठीक है जी। तो रुपए की बाजार में शॉर्टेज हुई है, अर्थात रुपए की आपूर्ति कम हुई है, तो रुपए की आपूर्ति को बढ़ाएगा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रुपए को बेचना शुरू कर देगा। तो जिससे विनिमय दर क्या होगी, उसके बाद $1 बराबर 70 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार से घटने पर भी और ज्यादा मजबूत होने पर भी दो स्थितियों में रिजर्व बैंक क्या करता है,
स्वतंत्र जो विनिमय दर है या लोच दर विनिमय दर है, इसमें हस्तक्षेप करता है और उसको एक संतुलित स्तर पर लाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको क्या बताया, हमने ये बताया कि लोचदार विनिमय दर में परिवर्तन कैसे होता है। हमने एक तत्व, एक कारक यहाँ पर लिया जो विनिमय दर को प्रभावित करता है। हमने मान लिया कि आय में वृद्धि, एक भाग में हमने पढ़ाया कि अमेरिकन लोगों की आय में वृद्धि हुई और दूसरे भाग में हमने पढ़ाया कि भारतीय लोगों की आय में वृद्धि हुई। तो उस वृद्धि से विनिमय दर क्या हुई, बदली। उस बदलने से पहले वाले में हमने देखा कि इसमें भारत में क्या हुआ, फायदा हुआ, ठीक है, भारत का निर्यात बढ़ा। दूसरे में हमने देखा कि जब भारतीयों की आय बढ़ी तो इधर क्या हुआ, अमेरिका वालों का निर्यात बढ़ा। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से क्या होता है कि विनिमय दरें क्या होती है, स्वतंत्र विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत या लोचदार विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अपने आप चेंज होती रहती है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा।